प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है बायो क्लास में। और आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही सकारात्मक आ रहा है, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स के साथ हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी समस्या भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और जो अपने जो थंबनेल आता है उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पे आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो। और हमसे आगे लगातार जुड़ने के लिए अपनी तैयारी को लगातार करते रहने के लिए आपको एक हमारे प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो ऐप है रामेश्वरम लाइव क्लासेस, उसको आप प्ले स्टोर पे जाइए और उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसमें लॉगिन करके अब अगली जो हमारी कक्षाएं होगी वो वहाँ से अब चालू होगी। तो मैं सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप प्ले स्टोर में जाकर जो रामेश्वरम लाइव क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो और ताकि अपनी ये कंटिन्यूटी बनी रहे। और पुनः मैं बच्चों का धन्यवाद दूंगा कि आपका जो इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, सकारात्मक जो मिली है हमें और उत्साहवर्धन हमें मिल रहा है आपके रेस्पॉन्स से, बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ अब आप और हम साथ मिलकर काम करें ताकि आपको सफलता मिले और हमें भी उसमें खुशी और का अनुभूति हो। तो आज अपन बायो की कक्षा के अंदर जो सेल बायोलॉजी अपना जो टॉपिक चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अपने जो यूनिट चल रही है वो अभी बायो के अंदर सेल बायोलॉजी है और उस सेल बायोलॉजी को अपन जेट, BHU, ICR और नीट के लेवल का पूरा NCERT लेवल कवर कर रहे हैं। और आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ है वो कीजिए। और उसके साथ ही हम, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा ऐप है उसके अंदर हम आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में उसमें टेस्ट सीरीज भी अपन चालू करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, आगे बात करते हैं सेल बायोलॉजी जो अपना टॉपिक चल रहा था। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, ये अपनी जो यूनिट चल रही है ये चल रही है कोशिका विज्ञान। इसमें आपको याद हो तो अपने स्टार्ट किया था कोशिका क्या होती है, कोशिका के सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद कोशिका के प्रकार की बात करी थी, उसके बाद कोशिका यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका अंतर बात की थी, उसके बाद जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर की बात करी थी अपने। उसके बाद अपने जो आया था उसमें अपने तो नेक्स्ट क्लास में कोशिका भित्ति की बात करी, उसके बाद कोशिका झिल्ली की बात करी। और आज जो अपन कोशिका के जो मुख्य जो भाग आता है और जहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपन आगे बात करते हैं। वो क्या है, कैसे, किस प्रकार से है, तो उनकी अपन बात करेंगे आज। तो आज अपन बात करते हैं कोशिकांग की। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिकांग नाम से कोशिका के अंग, कोशिकांग इसको तोड़ोगे तो कोशिका के अंग। मतलब आगे अपन बात करें तो जो सभी जो कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें उपापचय रूप से सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। उपापचय रूप से सक्रिय का मतलब क्या होता है? वो अपने कुछ न कुछ अपने कार्य करते रहते, बगैर काम कोई नहीं पाया जाता, कुछ न कुछ अपने काम वो करते रहते हैं। तो उपापचय रूप से सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। अब जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये इनके बाहर उपस्थित झिल्ली के आधार पर आगे अपने को विभेद कर सकते हैं। कैसे कैसे हैं देखिए, कोशिकाओं को आगे अपने विभेद करें तो पहले आते हैं दोहरी
कला, कला का मतलब झिल्ली, बद कोशिकांग, दोहरी कलाबंद कोशिकांग। दोहरी कलाबंद कोशिकांग का मतलब क्या है कि इनके बाहर झिल्ली के दो आवरण पाए जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन है ना, दोहरी झिल्ली मतलब झिल्ली पाई जाएगी, दो परतों में पाई जाएगी है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग है वो कौन कौन से हैं, दोहरी कलाबद्ध जो कोशिकांग है वो कौन कौन से हैं। तो दोहरी कलाबद्ध जो कोशिकांग है वो कौन कौन से, देखिए आप, तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा जो आता है वो आता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये दो कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ये दो कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके बाद जो अगला इसके अंदर अपन अंतर पढ़ने की बात करें तो वो कौन सा होगा, देखो, एकल कलाबद्ध कोशिकांग। एकल कलाबद्ध कोशिकांग नाम से पता चल रहा है, मतलब इनके बाहर एक ही झिल्ली का आवरण पाया जाएगा, मतलब एक स्तर पाया जाएगा, झिल्ली का है, कला का एक ही स्तर पाया जाएगा, एकल कलाबद्ध कोशिकांग कहते हैं। तो एकल कलाबद्ध कोशिकांग के एग्जाम्पल की बात करें तो एकल कलाबद्ध के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःद्रव्यी जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, इनके बाहर एक ही आवरण पाया जाता है झिल्ली का। दूसरा आता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तीसरी बात करें लाइसोसोम या लैन काय, इंग्लिश में बात करें तो लाइसोसोम। उसके बाद सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडीज। सूक्ष्म काय के अंदर कौन कौन से हैं, देखिए सूक्ष्म काय के अंदर तीन है। एक आता है आपका ग्लाई ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम, और जो तीसरा है वो आता है आपके स्पिरोसोम। तो ये एकल कलाबद्ध कोशिकांग है, एकल कलाबंद कोशिकांग है। एकल कलाबंद कोशिकांग की बात करें तो अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर दूसरा आता है गोल्जी बॉडी, उसके बाद लैन काय लाइसोसोम, उसके बाद सूत्र काय माइक्रोबॉडीज, इसमें ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्पिरोसोम, ये तीन आते हैं सूक्ष्म काय के। तो ये सारे के सारे जो कोशिकांग है ये एकल कलाबंद कोशिकांग है। इसके बाद
कला रहित कोशिकांग, वो कोशिकांग जिनके बाहर कोई कला झिल्ली पाई नहीं जाती, तो वो और देखते हैं कौन कौन से हैं। कला रहित कोशिकांग मतलब वो कोशिकांग जिनके बाहर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इसमें याद रखना कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कला रहित कोशिकांग कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कला रहित कोशिकांग है। कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बिल्कुल इजी है। इसमें दो कोशिकांग है ना, जिनके बाहर कोई कला नहीं पाई जाती। इसमें पहला आता है आपका राइबोसोम, राइबोसोम, और दूसरा जो आता है वो आता है तारकाय। और इसके बाद आती है अन्य संरचनाएं, अन्य कोशिकीय संरचनाएं, अन्य कोशिकीय संरचनाएं। अन्य कोशिकीय संरचनाएं के अंदर कौन कौन से हैं देखो, इसके अंदर आपके आती है सूक्ष्म नलिकाएं, दूसरी आती है कशाभिकाएं, तथा पक्ष्माभिकाएं, सीलिया एवं फ्लैजिला, फ्लैजिला एंड सीलिया। और तीसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है रिक्तिका, वैक्यूल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपन ने जो चार्ट बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए क्वेश्चन पक्का इसमें से आ जाता है। चाहे अपन जेट, बीएचयू, आईसीआर, नीट की बात करें तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछ लिया जाता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसको बना ले और फिर अपन इसको याद भी करते हैं। तो ये था कोशिकांग का क्लासिफिकेशन, झिल्ली के आधार पर वर्गीकरण किया है ना। झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर, झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर अपन ने कोशिकांग को विभेदित किया था, ठीक है, वर्गीकरण किया हुआ है। और इसमें वापस पुनः सुन लो आप कि कोशिकांग की बात करें, सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर, है ना, तो उनको आगे विभेदित किया करते हैं यहाँ पर। इसमें दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग मतलब क्या होता है, जिनके बाहर झिल्ली के दो आवरण पाए जाते हैं। दोहरी कला युक्त जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और हितलक-2 है। इसके बाद एकल कलाबद्ध कोशिकांग, वह कोशिकांग जिनके बाहर झिल्ली का एक ही आवरण पाया जाता है। इनमें है अंतर्द्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कोय है, लेनकाय लाइसोसोम है, सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज है, सूक्ष्मकाय के अंदर ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और आपके स्पीरियोसोम्स है। इनके बारे में अपना आगे पढ़ेंगे सबके बारे में। फिर कला रहित कोशिकांग है तो इसमें राइबोसोम और तारकाय है। राइबोसोम और तारकाय दोनों के बाहर ही कला नहीं पाई जाती। उसके बाद जो आती है अन्य कोशिकीय जो संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में अपन बात करें तो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, कशाभिकाएं हैं, पक्ष्माभिकाएं हैं और रिक्तिकाएं, ये अन्य जो कोशिकीय संरचनाएं हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब आप आगे अपन बात चालू करते हैं, जो आगे वन बाय वन एक एक करके अपन हर कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या विशेषता है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से चालू करते हैं, दोहरी कलाबद्ध जो कोशिकांग है उनके बारे में अपन आज बातें चालू करते हैं।
दोहरी कलाबद्ध कोशिका। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। इसमें आपको याद हो तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। इसके अंदर अपन ने एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी थी और एक अपन ने हरित लोह के बारे में बात की थी, है ना, क्लोरोप्लास्ट। आज अपन बात करते हैं इसमें जो पहला आता है उसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग, उसमें पहला जो कोशिकांग है उसकी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो देखो दो वर्ड से मिलकर बना, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब क्या होता है, माइटो का मतलब थ्रेड, धागेनुमा, सूत्रनुमा। और कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल। तो इसकी हिंदी में बात करें तो इसको सूत्र कणिका भी बोलते हैं। कणिका मतलब इसकी जो संरचना होती है धागेनुमा होती है और इसके ऊपर जैसे थोड़ी सी जो कणिकाएं पाई जाती है उस प्रकार से इसमें जो धागेनुमा संरचना होती है, इसलिए सूत्र कणिका इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट जो बात आती है इसमें कि सबसे पहले इसको कोलिकर, एक वैज्ञानिक था, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा। सबसे पहले बात करें, आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि किसने देखा था। देखा कोलिकर ने था। कोलिकर ने कहा कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, कीटों की रेखित जो पेशियां होती है ना, कीटों की जो रेखित पेशियां होती है उनके अंदर इसने कोलिकर ने सर्वप्रथम इसको देखा था। फिर बात करते हैं इसकी खोज का। या वैसे करें अल्टमान तथा फ्लेमिंग, ये दो वैज्ञानिक थे। जो खोज का श्रेय है इन्हीं को जाता है। खोज का जो श्रेय है इन्हीं को मिलता है। किनको? अल्टमान तथा फ्लेमिंग को। इसकी जो खोज का, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का जो श्रेय है, क्रेडिट है, गोज टू अल्टमान एंड फ्लेमिंग। अल्टमान और फ्लेमिंग को जाता है। अल्टमान ने इसको क्या कहा? अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसका क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट कहा। तथा फ्लेमिंग ने इसको फाइलिया कहा। फ्लेमिंग ने इसका नाम क्या रखा? फाइलिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आता है, सी बेंडा। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने जो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया था। याद रखना, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से भी कई बार डायरेक्ट आपको यही पूछ सकते हैं। इनमें से बिल्कुल इजी है। कोलिकर ने रेखित पेशियों में देखा था। उसके बाद अल्टमान फ्लेमिंग ने खोज का जो श्रेय जाता है, और इसने बायोप्लास्ट का अल्टमान है, फ्लेमिंग ने फाइलिया कहा। इसके बाद सी बेंडा ने जो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्तमान नाम है
जो किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। इसके बाद आगे इसमें पढ़ते हैं अपन। कोई भी कोशिका पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी अपन साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। तो इसकी साइज की, जब माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें अपन, तो जो इसकी जो साइज होती है वो 5 माइक्रोमीटर टू 8 माइक्रोमीटर होती है ना। इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, इसको लेंथ की बात करें तो ये होती है। और चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो होती है वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो साइज की बात करें तो साइज इस प्रकार से होती है इसकी। साइज की बात करें, लंबाई, लंबाई जो होती है इसकी वो 5 माइक्रोमीटर टू 8 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई जो होती है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, इसके आकार की बात करते हैं। आकार किस प्रकार का होता है? तो ये धागेनुमा, छड़ाकार या गोलाकार, छड़ाकार होता है। ठीक है, इसे लंबा होता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें तो आती है संख्या की। इसकी संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना। संख्या कितनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? तो जो संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो 50 से लेके 5 लाख तक होती है। कोई कोशिका के अंदर, प्रति कोशिका की बात करें तो प्रति कोशिका के अंदर जो संख्या होती है वो 50 से लेके 5 लाख तक होती है। प्रति कोशिका की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रति कोशिका की संख्या की बात करें तो ये कितनी होती है? 50 से लेकर 5 लाख तक होती है प्रति कोशिका। यहां पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा आगे, भाई किसी के अंदर कम भी होती है। जैसे एक सवाल है, उसका नाम है माइक्रो स्टेरियाज, ये सवाल है। इसके अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है, उसका नाम है काओस। काओस ये एक जाइंट अमीबा है, दैत्य जो अमीबा होता है वो है। इसके अंदर जो संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो एक कोशिका के अंदर ही, क्योंकि अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है ना, तो 5 लाख होती है ना। प्रोटोजो एक कोशिकीय जीव, अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है। लेकिन ये जो जाइंट अमीबा है कायोस, कायोस नाम से, इसके अंदर 5 लाख होती है एक कोशिका के अंदर। तो आगे ना, एक कोशिका के अंदर एक भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है, मतलब प्रति कोशिका 50 से लेकर 5 लाख तक होती है। यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो कोशिका की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि कोई कोशिका उपापचय रूप से ज्यादा सक्रिय है, मेटाबॉलिक रूप से ज्यादा एक्टिव है, तो उसके अंदर उतने ही ज्यादा कोशिकांग
जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया वो पाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जंतु कोशिका के अंदर पादप कोशिका की तुलना में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। जंतु कोशिका के अंदर जंतु कोशिका में पादप कोशिका से ज्यादा है ना, देखो मोर देन का साइन लगा दिया ना मैंने। तो जंतु कोशिका में पादप कोशिका से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्यों पाए जाते हैं, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूं जंतु कोशिका में क्यों पाए जाते। जंतु कोशिका में इसलिए पाए जाते हैं कि जंतु जो कोशिका होती है, एनिमल सेल्स होती है, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है देन द प्लांट सेल्स, है ना। उपापचय रूप से ज्यादा सक्रिय होती है, उपापचय रूप से ज्यादा सक्रिय होती है किसकी तुलना में, पादप कोशिका की तुलना में। अपन कितने एक्टिव होते हैं, अपन कितनी एक्टिविटी करते हैं, आप यही आप अनुमान लगा सकते हो। अपनी ऊर्जा कितनी आवश्यकता होती है, दिन भर गति करते रहते हैं, अपनी आंख जो पुपिल से वो मूवमेंट करती रहती है, जीभ अपनी जो बोलते रहते हैं, हर एनी ऑर्गन्स जो होता है वो अपने मूवमेंट करता है। पेड़ का इतना एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए क्या होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जहां पर ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है, कई बार क्वेश्चन से बन जाता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट जो बात आती है इसके अंदर, वो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। अब संरचना की अब करते हैं इसकी संरचना की। संरचना की बात करते हैं, तो संरचना की बात करें तो आपको पता ही है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। जो बाहर की झिल्ली होती है वो सपाट होती है, बाहर की झिल्ली, तो डायग्राम बना लेते हैं अपन। जो बाहर की झिल्ली होती है इसकी बिल्कुल सपाट होती है, इस प्रकार से। बाहर की झिल्ली होती है बिल्कुल सपाट होती है। जो अंदर की जो झिल्ली होती है वो अंतर्वलित होती है, इस प्रकार से। और अंतर्वलित जब भी होती है, अंतर्वलित होने का हमेशा ही मतलब आप निकाल लेना, अंतर्वलित जब भी होती है जब सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया किसी सतह का अवशोषण सतह को बढ़ाना होता है, तब कोई भी झिल्ली होती है अंतर्वलित होती है। तो ये अंदर से क्या होती है, अंतर्वलित होती है। और अंतर्वलित होकर ये उंगली जैसे प्रवर्ध बनाती है, और उंगली जैसे जो प्रवर्ध होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी बोलते हैं। ये है बाह्य झिल्ली है जो सपाट है, ये आंतरिक झिल्ली है जो अंतर्वलित होकर उंगली जैसे प्रवर्ध बनाते हैं, जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं परिसूत्र कणिकीय अवकाश। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस बन जाता है जिसके अंदर श्वसन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं परिसूत्र कणिकीय अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इस प्रकार से। इसका जो बीच का ये भाग होता है झिल्ली के अंदर की तरफ जो इनक्लोज भाग होता है उसको आधारीय मैट्रिक्स बोलते हैं। आधारीय भाग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। जिसके अंदर आगे क्या होता है उसकी संरचना अपन आगे बात करें, लेकिन सबसे पहले अपन अंतर्वली झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टी बनाती है, जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर ऐसे रैकेट नुमा, जैसे देखो डायग्राम में देखो रैकेट नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। ऑक्सीसोम भी बोलते हैं इनको। इनको प्रारंभिक कण भी बोलते हैं, याद रखना, प्रारंभिक कण भी बोलते हैं। और इसको F1 F0 कण भी बोलते हैं, है ना। तो झिल्ली जो होती है अंतर्वलित हो जाती है। आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित जो होती है क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी के ऊपर रैकेट नुमा संरचना पाई जाती है, जिनको ऑक्सीसोम, प्रारंभिक कण और F1 F0 कण बोलते हैं। ये कितने एंगस्ट्रॉम के होते हैं? जो ऑक्सीसोम की बात करें तो ये देखो यहां पे बना रहा हूं ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीसोम की बात करें तो ये जो 85 एंगस्ट्रॉम इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण पाए जाते हैं। और प्रत्येक कणों के बीच में दूरी कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉम। 85 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले कण और उनके बीच में दूरी कितनी होती है? सबके बीच में, मान लो ये कण है तो इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 100 एंगस्ट्रॉम है ना। ये जो दूरी है वो 100 एंगस्ट्रॉम है। और जो कण का जो व्यास है वो कितना है? 85 एंगस्ट्रॉम है। 85 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले कण जो 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर झिल्ली पर, अंतर्वली जो झिल्ली है जो क्रिस्टी है उस पर ये पाई जाते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये उसी की स्ट्रक्चर, ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर बनाई यहां पर। ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर के अंदर 3 भाग होते हैं। सिर होता है, वृंत होता है और आधार भाग होता है। आधार भाग होता है, ठीक है। आदि अपन एक ऑक्सीसोम पार्टिकल की बात करें जो F1 F0 पार्टिकल उसकी बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। सिर होता है, वृंत होता है, आधारी भाग होता है। आधारी भाग से ये जो मेम्ब्रेन होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली से ये जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर। जो इसका जो सिर होता है, ये जो हेड वाला पार्ट है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, नाम से पता चला सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस करता है। ये किसका? एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंतर्वलित किस्टी है, किस्टी के ऊपर जो ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम कण के अंदर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है, जिसको क्या बोलते हैं? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र बोलते हैं, ये पाया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र से क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। जो अपने दैनिक दिनचर्या में अपन जो यूज करते हैं वो ऊर्जा इसी प्रकार से इसी के अंदर बनती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्सीसोम की बात होगी। इसके बाद आगे चले अपन, तो आगे की बात करें तो आगे जो इसका आधारीय भाग होता है, जो इसका आधारीय भाग होता है, जो इसका आधारीय भाग होता है ये, है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। कौन सा? अपन को पहले पढ़ा है कि 17S राइबोसोम पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है यहां पर, याद ध्यान देना थोड़ा। 17S राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम पाया जाता है, इसका मतलब ये क्या करता है? खुद का प्रोटीन निर्माण कर सकता है। प्रोटीन के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, प्रोटीन का निर्माण करता है, खुद के जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण करता है, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, आधारीय है, उसके अंदर सर्कुलर वर्ताकार जो डीएनए होता है, जो वर्ताकार जो डीएनए होता है, वर्ताकार जो डीएनए होता है वो पाया जाता है। वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए इसके अंदर पाया जाता है
खुद के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खुद के अंदर डीएनए पाया जाता है। जैसे एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, वैसे इसके अंदर खुद के अंदर डीएनए पाया जाता है ना। और ये डीएनए क्या होता है, इस डीएनए के अंदर प्रतिकृतिकरण या बोले रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ये अपनी खुद की कॉपी बना सकता है ना। इसलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो नया माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी उत्पत्ति पूर्व से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास एक कोशिका के पास जितना समान होता है उसके पास खुद के पास है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि ऐसा कौन सा कोशिकांग जिसको इस प्रकार से नाम दिया गया है, कोशिका के अंदर कोशिका। कोशिका के अंदर कोशिका क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर वो सारी संरचनाएं हैं जो कोशिका को गुणित होने में या कोशिका विभाजित होने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद प्रोटीन निर्माण की खुद की कंपनी है, 17 राइबोसोम पाया जाता है और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसलिए खुद कोशिका की तरह ही कार्य करता है। तो कोशिका के अंदर कोशिकांग है, कोशिका है, तो इसको सेल विद इन द सेल, सेल विद इन द सेल, इसको दूसरा नाम दिया सेल विद इन द सेल। मतलब ये क्या होता है, अपने स्वयं प्रतिकृति बना सकता है। डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी इसको दिया गया है, इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। इसी गुण के कारण अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। समझ गए सर, है ना। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर खुद अपने जैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, जैसे कोशिका विभाजित होती है उसी प्रकार से। तो इसलिए ये नाम भी मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, खुद की इसकी सिस्टम है, तो इसलिए अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी इसको बोलते हैं। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब बात करते हैं इसके कार्य की। भाई माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य है तो कार्य की बात करते हैं अपन। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना लो, इसके शॉर्ट नोट्स लिख लिया करो या स्क्रीन शॉट ले लिया करो, फिर आप अपनी जो नोट्स उनके साथ मैच कर लिया करो। अब बात करेंगे कार्य की। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कार्य। आप सभी जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य की बात करें तो कार्य क्या क्या होते हैं, देखो। कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, सबसे पहला को आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जैसे मैंने बताया कि इसके जो ऑक्सीसोम, जो क्रिस्टी के ऊपर जो कण पाए जाते हैं, रैकेटनुमा कण पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम के अंदर एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है, वो एटीपी का निर्माण करता है ना। एटीपी का निर्माण करता है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया के द्वारा, तो इससे ऊर्जा बनती है। दूसरा जो उपयोग बात करें इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोले तो ईटीएस इसके अंदर चलता है, वहीं पे जैसे मैंने बात कही। तो इससे क्या होता है, जो NADPH2 है, NADH2 है, FADH2 है, इससे एटीपी का निर्माण होता है, इससे एटीपी का निर्माण होता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रक्रिया चलती है, जो ईटीएस सिस्टम है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट से जो टूटता है, आपको पता ही है, कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है,
कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइए इससे पहले पॉइंट में बता रहा हूं मैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जो क्या पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्कर के एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब जो क्रेब चक्कर होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और क्रेब चक्कर में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट फिर एस्टर कोएंजाइम ए बनाता है, एस्टर कोएंजाइम से क्रेब चक्कर चलता है, और क्रेब चक्कर से जो टूट के CO2 और H2 में टूट जाता है लास्ट तक, और उससे 38 जो ATP बनते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का शक्तिगृह भी बोलते हैं। दूसरी बात आएगी इसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्रिया होती है, ETS जो चक्कर होता है वो होता है। तीसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो प्रकाशीय शोषण होता है, प्रकाशीय जो शोषण होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, प्रकाशीय शोषण की क्रिया के लिए आवश्यक है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसमें भी आवश्यक है। तो ये कुछ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन थे वो थे, अपन ने बात करी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये अपना आज टॉपिक था। आज टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा आपको याद होगा, अपने सबसे पहले कोशिकांग के प्रकार पढ़े झिल्ली के आधार पर, उसके बाद अपने माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य बिंदु थे वो अपने लगभग यहाँ पे डिस्कस करे हैं, है ना। जो NCERT बेस है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने बताया कहाँ से बनते हैं, तो आप इसको लर्न कर दिए, अच्छे से तैयार कीजिए। अगली जो कक्षा होगी उसमें अपन जो दूसरा जो कोशिकांग है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो लवक है, प्लास्टिड है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो धन्यवाद वाचिंग। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपको अब लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर जो रामेश्वरम लाइव क्लासेस का जो ऐप है उसमें आप डाउनलोड कीजिए, और आपका जो वापस में आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका जो रेस्पॉन्स आया है वो सकारात्मक है। और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं आपको, आपके जो नीचे आप देखना स्लाइड में आपको नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पे संपर्क करके किसी भी प्रकार की आपको ऐप को डाउनलोड करने में कोई असुविधा हो रही है तो आप इनमें संपर्क करें। आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है, कोई आप कुछ प्रश्न चाहते हैं हमसे, तो आप इन जो दिए गए नंबर हैं उनसे संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद वाचिंग के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।